नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आजीविका। आजीविका कक्षा 6 की पुस्तक है, अध्याय 7। ठीक है, तो पढ़ाई करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिक परीक्षा में यही पर्याप्त होता है कि आप मैदान छोड़कर ना भागो। ठीक, आध्यात्मिक परीक्षा में यही पर्याप्त हो जाता है कि आप मैदान छोड़ करके ना भागो। जो भागा नहीं वह जीत गया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। हमारा परिवेश मतलब तो जान रहे हैं, हमारे चारों ओर जो भी आपके आसपास जितने भी चीज़ें आपको दिखते हैं, मानव द्वारा बनाए गए चीज़ या प्रकृति के द्वारा बने हुए चीज़, है ना, या प्रकृति का चीज़। हमारे काम धंधे, हमारा परिवेश हमारा काम धंधों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, हमारा आसपास का वातावरण जैसा रहेगा वैसा ही हमारा काम धंधा होता है। मान के चलिए, अब आप कश्मीर में हैं, ठीक है, अब कश्मीर में आप चाहिएगा, आपको बर्फीली एरिया है चारों तरफ, अब वहाँ आप किस खेती करना चाहिएगा, तो खेती होना तो संभव नहीं है। ठीक, अब आप मान के चलिए आप मैदानी इलाका में हैं, ठीक है, आप मरुस्थलीय जगह में हैं, आप वहाँ सेब उगाना चाहिएगा, तो वहाँ तो सेब नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो काम धंधा बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किस पर? परिवेश के ऊपर। आपका वातावरण कैसा है, आसपास का जगह कैसा है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक, वहाँ पाए जाने वाले पौधे, पेड़ पौधे, वन उत्पाद मतलब जंगल से जो मिलने वाले सामान होते हैं, वन उत्पाद, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ का जो पेड़ पौधे होते हैं या वन से जो प्राप्त होते हैं, जो भी जीवन यापन करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में हम गांव तथा शहर के लोगों की आजीविका के उपलब्ध साधन एवं अवसर को जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में क्या करेंगे? गांव के लोगों का जीवन का आजीविका का क्या संसाधन होता है और शहर के लोगों का आजीविका का क्या संसाधन होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो नीचे अंकित चित्र को ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि गाँव का ये दृश्य दिख रहा है, ठीक ना। कोई आराम से बैठे हुए है, ठीक है, शायद ये बैल चरा रहा है ना। और ये किसान है जो कि खेत में काम करने जा रहा है और ये किसान हल जोत रहे हैं। ये महिलाएं हैं जो रोपा रोप रही है, ठीक ना, बरसात के दिनों में जो धान लगाया जाता है। और ये देख पा रहे हैं कि कुछ दुकानें हैं, दुकानों में लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे एक जगह जमा हुए हैं, है ना। और यहाँ कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक, विभिन्न प्रकार के काम धंधे करते हुए लोग दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर दी गई तस्वीर में लोग विभिन्न काम धंधे करते दिख रहे हैं। उन सभी कामों को लिखिए, क्या क्या काम कर रहे हैं वो आपको लिखना है। कृषि कार्यों और गैर कृषि कार्यों की सूची बनाइए। कौन सा कृषि कार्य था और कौन सा गैर कृषि, मतलब जो कृषि कार्य नहीं था उसका सूची बनाना है। ठीक है,
तो चलते हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे होती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, कहाँ से वे कमाई करते हैं, कैसे वे घर को चलाते हैं, वो समझेंगे। भारत गांवों का देश है और इन गांवों में देश की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। भारत क्या है, गांवों का देश है। तो आप समझ सकते हैं कि इन गांवों में ही देश का कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग गांव में ही निवास करता है, ना कि शहर में। हमारे झारखंड राज्य में भी गांव की बहुलता है, मतलब झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा गांव है। ठीक, और जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव में ही रहता है। जनसंख्या का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ रहता है, जनसंख्या मतलब ज़्यादा आदमी ज़्यादातर कहाँ रहता है, गांव में ही रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग, मतलब अलग अलग तरह के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों की आजीविका भिन्न भिन्न होती है। हर तरह के लोगों का हर तरह का आजीविका होता है, जीवन यापन करने का काम धंधा अलग अलग होता है सबका। ठीक है, फिर भी कृषि गांव के लोगों का प्रमुख पेशा है, लेकिन भी गांव में किसान कृषि तो होता ही है। ठीक ना, आप 10 में से लगभग 9 घर में पा जाएंगे कि कृषि का कार्य होता ही है। ठीक, गांव में रहने वाले अधिकांश लोग किसान होते हैं। हालांकि कुछ लोग कृषि के अलावा अन्य पेशों जैसे दुकान चलाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना आदि को अपनाते हैं। ये सभी ग्रामीण समुदाय के अंग हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर है। विभिन्न प्रकार के किसान, अब विभिन्न प्रकार के किसान के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कोई बिल्कुल कम पूंजी वाला है, कोई अधिक पूंजी वाला है, कोई मीडियम पूंजी वाला है। ठीक है, तो पूंजी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किसान, है ना। तो देख पा रहे होंगे कि कुछ किसान बड़े, कुछ छोटे, तो कुछ मंझले होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी वाले होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं और कुछ मंझले मतलब मीडियम होते हैं। किसानों को उनके पास उपलब्ध जमीन के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। किसानों को क्या किया जाता है, उनके पास जैसा जमीन उपलब्ध होता है उसी के आधार पर उसे अलग अलग वर्गों में, ग्रुप में बांट दिया जाता है। बड़े किसान के पास 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन होते हैं, मंझले किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम एवं 2 हेक्टेयर से अधिक, जबकि छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप कि बड़े किसानों के पास 5 हेक्टेयर से भी ज़्यादा और मंझले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच में, और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक ना, तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, ये आपका एकड़ में। ठीक ना, 1 हेक्टेयर में आपका एकड़ में होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.471 एकड़ होता है। ठीक है, लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है ना, एक हेक्टेयर में। तो बड़े किसानों के पास कितना होता है, 5 हेक्टेयर, मतलब समझ सकते हैं कि लगभग समझ सकते हैं उसके पास 10.5 एकड़ तक जमीन होता है। ठीक ना, और जो मंझले होते हैं उनके पास कह सकते हैं कि 5 से 10 एकड़ तक होते हैं, और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास 5 एकड़ से भी कम होते हैं। ठीक ना, एक अंदाजा है ना। सामान्यतः बड़े किसान जो होते हैं, बड़े किसान अपनी जमीन पर स्वयं खेती नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना, बल्कि भूमिहीन किसानों को क्या करते हैं, भूमिहीन मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती है, खेत नहीं होती है, उन किसानों को पट्टे पर, मतलब क्या किराए पर जैसे घर दिया जाता है उसी तरह अपने खेतों को दे दिया जाता है उनको। ठीक है, पर अपनी जमीन देकर खेती करवाते हैं, है ना। कभी कभी वे खेतीहर मजदूरों से भी खेती करवाते हैं, कभी कभी वे किसी को ना दे करके वे मजदूर से काम करवा लेते हैं, और तथा उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी देते हैं। और जिसे वे काम कराते हैं उन्हें या तो नगद पैसे देते हैं या तो अनाज दे देते हैं। ठीक ना,
ये किसान अनाजों के अलावा व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, ये जो किसान होते हैं वे अनाजों के अलावा व्यावसायिक फसलों जैसे कि कपास, गन्ना, कहवा और क्या है आदि की खेती करवाते हैं। ठीक। अनाजों में धान, गेहूं, मक्का आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। अनाजों में क्या क्या होता है? धान, गेहूं, मक्का, ये सब का। बड़े किसान अपनी आवश्यकता भर अनाज रखकर अतिरिक्त जो उसके अलावा मतलब कितने आवश्यकता भर मतलब जितने खाने के लिए उनके पास हो जितना में वो खाने के लिए हो जाता है उनके लिए उतना रख करके जो बचा खुचा जो होता है उन उत्पादन को क्या करते हैं? बेच देते हैं। अतिरिक्त मतलब आगे का उसके अलावा, ठीक ना, उसके अलावा जो भोजन होता है उसे बेच देते हैं। इससे प्राप्त धन का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भविष्य के लिए बचत या निवेश करते हैं। निवेश मतलब फिर से उसे किसी या तो खेती में ही फिर से वो पैसा को लगा देते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं ना। पट्टेदारी खेती क्या होती है वो समझेंगे हम लोग। ठीक। देखिए, जब कोई किसान किसी दूसरे के जमीन पर एक निश्चित शर्त पर खेती करता है, जब कोई किसान किसी दूसरे की जमीन पर एक निश्चित शर्त पर खेती करता है, इसे पट्टेदारी खेती कहा जाता है। यह शर्त उत्पादन के हिस्से या नगद पर आधारित होता है। या तो उत्पादन का इतना हिस्सा उसे दिया जाएगा और इतना हिस्सा वो लेगा, ये रहता होगा, या तो बेच करके जो आमदनी होगी उसका हिस्सा देने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है। तो पट्टेदारी खेती क्या होता है? यदि कोई किसान दूसरे के जमीन पर कुछ शर्त रख करके खेती करता है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं। कुछ बड़े किसान कृषि के अलावा कृषि पर आधारित कुछ उद्योग जैसे चावल मिल, चीनी मिल आदि भी संचालित करते हैं। ये इनके आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। ठीक ना, इनके आय के अतिरिक्त मतलब कृषि के अलावा और दूसरा भी आय का स्रोत होता है, पैसा का स्रोत होता है। प्रायः बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मतलब जो आपको काटते हैं या अनाज से भूसी अलग करते हैं। ठीक है। हाँ, हार्वेस्टर मतलब काटने वाला कह सकते हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण मशीन होते हैं। ठीक है। जिसे कभी कभी ये किराए पर भी लगाते हैं। अपना काम जब हो जाता है तो दूसरे के काम के लिए वे किराया पर भी लगा देते हैं। किंतु कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक ना। कृषि पर आधारित उद्योग जो किए जाते हैं, जैसा कि मैंने उद्योग के बारे में बताया, क्या क्या उद्योग, चावल का मिल, चीनी मिल आदि जब संचालित करते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें बड़े मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे ये बैंक से ऋण कर्ज लेकर के कर्ज के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके बच्चे प्रायः शहर के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। बड़े किसानों का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। उनके बच्चे क्या करते हैं? शहर में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक। अब देखिए, मध्य वर्गीय किसान, अब जो 5 एकड़ से 2 एकड़ से ऊपर और 5 एकड़ के बीच वाले जो किसान होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। एकड़ नहीं, हेक्टेयर। ठीक है। अब देखिए, मध्य वर्गीय किसान प्रायः अपने खेतों में अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कृषि कार्य करते हैं। समझ रहे हैं ना? वे मतलब समझ सकते हैं कि ज़्यादातर यही वर्ग में आते हैं। वे क्या करते हैं कि वे ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर तो फिर छोटे किसान भी आते होंगे, मतलब सभी मिला करके सभी तरह के हैं। ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर होंगे मध्य वर्गीय और छोटे किसान ज़्यादातर होते हैं, बड़े किसान बहुत कम ही होते हैं, है ना। तो मध्य वर्गीय किसान क्या होते हैं कि वे अपने खेतों में अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मतलब बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, माँ भी कर रही है, बहन भी कर रही है, सब मतलब मिल के कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा अधिक काम होती है तो मजदूरों को भी लगाते हैं। ये अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए ही फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। वे अतिरिक्त नहीं उत्पादन कर पाते हैं, मतलब अधिक नहीं उत्पादन कर पाते हैं। ठीक ना। खाने के अतिरिक्त नहीं उत्पादन कर पाते हैं, खाने के अलावा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ताकि
जिसे वे बेच सके, वे केवल खाने के लिए उत्पादन कर पाते हैं। ये हमेशा परंपरागत तरीके जैसे कि परंपरागत जो पहले से चलता आ रहा है उसी तरीके से हल बैल से खेती करते हैं, ठीक ना। हालांकि आजकल आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर आदि का भी प्रयोग करने लगे हैं, ठीक। छोटे किसानों के पास उनकी आवश्यकता की तुलना में भूमि बहुत ही कम होती है। छोटे किसानों के पास उनकी आवश्यकता की तुलना में जितनी उसकी आवश्यकता है, जितना उसका चाहिए, उसकी तुलना में बहुत कम उसके पास भूमि होती है। और ये सबसे ज़्यादा ऐसे किसान होते हैं, समझ रहे हैं ना। उनके पास बहुत कम भूमि होती है। ऐसा परिवार के बड़े आकार और पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि के बंटवारे के कारण होता है। और ये कैसे हो जाता है कि उन्हें ज़मीन नहीं मिलने पाता है और भूमि की कमी हो जाता है, कैसे होता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बंटवारा होता है, जैसे कि मान के चलिए एक घर में 5 बेटे हैं, ठीक है। पाँचों को एक एक एकड़ मिल गया, 5 एकड़ हो गया। फिर पाँचों बेटे के 5-5 बेटे हो गए, तो फिर 20-20 डिसमिल हो गया। फिर अगर 5-5 बेटे हो गए तो कितना हो जाएगा? 4-4 डिसमिल हो जाएगा। फिर अगर 4 बेटे हो गए तो 1-1 डिसमिल हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि भूमि तो बचेगा ही नहीं, ये बंटवारा के कारण, ठीक ना। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया बंटवारा के कारण बिल्कुल जमीन नहीं बच पाती है। अपनी जमीन कम होने के कारण उसके सहारे अपनी जमीन कम होने के कारण उसके सहारे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता है। फलतः वो बड़े किसानों के खेतों में बटाईदार या पट्टे पर खेती करते हैं। पट्टेदारी खेती मैंने समझा दिया कि दूसरे के जमीन पर, दूसरे के भूमि पर एक किसान दूसरे किसान की भूमि पर क्या करता है? खेती करता है कुछ शर्तों पर, ठीक ना। या तो वह शर्त हो सकता है पैसों की या अनाज की हिस्सेदारी में, ठीक ना। तो क्या करते हैं? बटाईदारी या पट्टेदारी पर खेती करते हैं छोटे किसान। अक्सर खेती बाड़ी के बाद के खाली समय, खेती बाड़ी के बाद जो खाली समय होता है कुछ महीने के लिए वे काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन मतलब चले जाते हैं, ठीक ना। कई बार जब उन्हें जीविकोपार्जन के बेहतर विकल्प मिल जाते हैं तो ऐसा पलायन स्थायी भी हो जाता है। मान के चलिए जीवन यापन करने का, अगर पैसा कमाने का उन्हें यदि शहर की ओर अच्छा प्रबंध हो जाता है, अच्छा मिल जाता है, कुछ काम धंधा अच्छा मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं? शहर में ही बस जाते हैं, पलायन अस्थायी पलायन कर देते हैं, मतलब उधर से फिर लौटते ही नहीं है, ठीक ना, उधर ही रह जाते हैं। तो इन किसानों के बच्चे प्रायः गांव के स्कूल में ही पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। इन बच्चों के जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। और समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूल का क्या हाल हो रखा है। सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है कि बच्चों अभी तक 8 क्लास के बच्चे, समझ रहे हैं, क ख नहीं जान रहे हैं। 8 क्लास के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। 7 क्लास के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, क ख नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये शिक्षकों की ये कमजोरी है। और हर शिक्षक वैसा नहीं होता है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है? वे तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जो किसान घर से आ रहे हैं, छोटे किसान घर से आ रहे हैं, वे कहाँ पढ़ेंगे अच्छे स्कूलों में, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि परीक्षा में वे कैसे पास हो जाते हैं? आपके पास सवाल उठेगा। तो पैसों में क्या होता है, परीक्षाओं में क्या होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि रिले टेस्ट होता है, क्या क्या टेस्ट होता है। तो बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जा रहा है टीचर लोगों के द्वारा। बहुत से विद्यालयों में देखा जा रहा है, मैं किन्हीं विद्यालयों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दिया जा रहा है, बच्चे घर जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। उन्हें कुछ आईक्यू लेवल मतलब दिमाग का जो शक्ति होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ना बच्चे पढ़ाई करेंगे उसके चलते, क्योंकि वे जान रहे हैं कि हमें तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो क्या पढ़ना। तो ना ही वो पढ़ रहे हैं, ना ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और शिक्षकों का तो बेहतर प्रदर्शन ऊपर के जितने भी हमारे नेता हैं वो देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, क्योंकि बच्चे चोरी करके लिख ले रहे हैं। और चोरी करने कौन दे रहा है? शिक्षक करने दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का जीवन चौपट हो जा रहा है, आप समझ सकते हैं। इसके लिए आवाज़ उठाना होगा, ठीक ना। गाँव के जो हमारे विद्यालय होते हैं वो मुखिया के अंदर होते हैं, पंचायती राज के अंदर होते हैं। तो मुखिया से बात करना होगा, सभी बच्चों को क्या करना होगा, एक साथ मिलजुट करके हर क्लास के मॉनिटर को
एक साथ जुटिए और मिल करके मुखिया के पास जाइए। मुखिया को कहिए कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, टीचर की कमी है, और टीचर है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा कि आप मुखिया के पास जाइए और अपना सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि आजकल बच्चे बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गांव के स्कूल में कौन पढ़ते हैं? गरीब किसान के बच्चे। और समझ रहे हैं, सब तरह से गरीब किसान के बच्चे पीट रहे हैं। ठीक है ना। अब माना कि जलवायु परिवर्तन में भी देखा जाए तो जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है और बरसात ज़्यादा हो रहा है, बाढ़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीब के बच्चे ही, गरीब लोग ही परेशानी में हैं। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन गैसेस जो मीथेन से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, ये किसका है? ये जो अमीर लोग हैं उनके कारण ये सब बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। और जो मांसाहार कर रहे हैं उन लोगों के चलते बढ़ रहा है। ये डिटेल से यदि आपको जानना है कि कैसे मांसाहार के कारण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और कैसे अमीर लोगों के चलते ही हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आप आचार्य प्रशांत जी की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया है। ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। ठीक है, अभी बातें बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, है ना। तो आप जागरूक होइए। ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, वो करेगा। ऐसा करते करते आपका जीवन बीत जाएगा। ठीक ना। आप नहीं कर पाएंगे, आपके आने वाले जो भाई हैं उनको फिर दिक्कत होगी। वो भी निकल जाएंगे, उनके पीछे आने वाले को दिक्कत होगी। यदि आप कदम उठाते हैं तो आने जो बच्चे हैं उनका भी जीवन सुधर जाएगा, और आपका भी जीवन सुधरेगा, प्लस में जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी जीवन सुधरेगा। तो आपको कदम उठाना होगा। ठीक है, तो उठाइए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं और बीमार होने पर इलाज के लिए गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर रहते हैं। गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, समझ रहे हैं, उस पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक। भारत में कृषि कार्य अभी भी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में अभी भी वर्षा पर ही कृषि कार्य निर्भर करती है। ठीक। यदि वर्षा ज़्यादा हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है, वर्षा कम हो जाए, सूखी हो जाए तो फसल नहीं होती है। और जिस तरह अभी पंजाब, हरियाणा, मतलब सभी जगह जिस तरह वर्षा हो रही है, आशंका है कि बाढ़ आने की संभावना है। और बाढ़ आने की कह रहा हूँ मैं, सूखा होने का संभावना है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मांसाहार, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि। ठीक ना। तो ये आप आचार्य प्रशांत जी की वीडियोस में देखिएगा, कैसे ये कारण है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं फिर लास्ट में मैं बताऊँगा। ठीक ना। वैसे मैं बता ही देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी का यही चल रहा है। ठीक ना। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ये। देखिए, मांसाहार कैसे है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं, यहाँ तो गाँवों में पता नहीं चल रहा है, लेकिन और जगह देखिएगा कि खेती जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। पर 70% जो खेती होता है वो जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। समझ रहे ना। 70% जो खेती होता है वो जानवरों को खिलाने के लिए होता है। और खेती करने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीन के लिए क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। जंगल काटने से क्या हो रहा है? जंगल काटने से कार्बन को सोखता है जो पेड़, वो कट जा रहा है। साथ में जितने भी प्रजाति वहाँ रहते थे जंगल में, वो मर जा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। तो इससे कार्बन बढ़ रहा है और कार्बन को सोखने वाला चीज़ भी मर जा रहा है। ठीक। अब जनसंख्या से कैसा हुआ? जितना ज़्यादा आदमी रहेंगे उतना ज़्यादा मांस खाएंगे, उतना ज़्यादा भोजन खाएंगे, उतना ज़्यादा ज़मीन को, उतना ज़्यादा रेस्टोरेंट चाहिए, उतने ज़्यादा घर चाहिए, उतने ज़्यादा सड़क चाहिए। तो पृथ्वी का खनन करेंगे। ठीक ना, पृथ्वी को भोगेंगे। ठीक। तो क्या होना चाहिए? आबादी कम करना होगा हमें। आबादी कम तो नहीं होगा, लेकिन अब सुधरना होगा। या तो एक, ठीक है, या एक भी नहीं, या तो उपभोग कम करे या तो बिल्कुल नहीं करें। ठीक ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुख्य कारण मांसाहार और जनसंख्या है, ये क्लाइमेट चेंज का कारण। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में बताया है, आप आचार्य जी की वीडियोस देखिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा। ठीक ना। अभी हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। तो आप जानते हैं कि भारत में कृषि कार्य अभी भी वर्षा पर निर्भर करती है। जिस वर्ष अच्छी वर्षा नहीं होती है उस वर्ष किसानों को कम उपज प्राप्त होता है।
बड़े किसान तो सिंचाई के माध्यम से कुआं, तालाब, डीजल पंप या बिजली पंप आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। बड़े किसान तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे और मंझले किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा किसे दिक्कत होगी, आप समझ रहे हैं, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा पशुओं को और गरीब किसानों को, ठीक ना। तो आवाज़ उठाइए, ठीक है, आवाज़ उठाइए, साथ ही अपना जो कर्तव्य है वो कीजिए, ठीक ना। जनसंख्या वृद्धि को कम कीजिए, समझाइए लोगों को, साथ में जनसंख्या के साथ साथ मांसाहार को बिल्कुल त्याग दीजिए। आप समझ रहे हैं, एक मासूम सा जानवर अपने जीव के स्वाद के लिए, आप समझ सकते हैं, 2 मिनट का स्वाद के लिए सुबह तो आप उसे क्या करते हैं, बाथरूम में निकाल ही देते हैं, लेकिन 2 मिनट के स्वाद के चलते एक मासूम सा जानवर को आप क्या करते हैं, उनका जान ले लेते हैं, ठीक ना। खेतीहर मजदूर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। खेतीहर मजदूर क्या होता है? गांव में रहने वाले खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम नहीं है। खेतीहर जो मजदूर हैं, खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, तो वे दूसरे किसान के भूमि में काम करने जाते हैं, उसे खेतीहर मजदूर कहते हैं। शायद देखा जाता है, अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है खेतीहर मजदूर, ठीक ना। तो गांव में खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम नहीं है। गांव 5 ग्रामीण परिवार में से 2 खेतीहर मजदूर के परिवार का होता है। अगर 5 ग्रामीण परिवार में, अगर 5 है ग्रामीण परिवारों में 5 व्यक्ति है, तो 5 में से 2 तो होता ही है क्या, खेतीहर के परिवार का होता है, खेतीहर के परिवार का होता है। इनके पास जमीन नहीं होती है, जमीन के नाम पर इनके पास केवल घर होता है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ही नहीं जमीन होता है, केवल घर होता है। ये प्रायः कच्चे मकान में रहते हैं, मिट्टी के मकान में रहते हैं। ये अपनी ज़रूरतों के लिए बड़े किसानों के खेतों में मजदूर का काम करते हैं। यही इनकी आजीविका है, यही इनका जीवन यापन करने का तरीका है। समझ रहे हैं ना। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, बुआई, रोपाई, निराई और कटाई। आप समझ रहे हैं कि कुछ बात आपको संदेश दिया जा रहा है यहाँ से। आने वाले दिन में इन लोगों का क्या होगा, ठीक ना, क्योंकि सारा चीज़ तो मशीन आ जा रहा है। ये आपका खेत तैयार करने का मशीन आ जा रहा है, बुआई करने का मशीन आ गया है, रोपाई का मशीन आ गया है, निराई का मशीन आ गया है, कटाई का मशीन आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। इसीलिए जनसंख्या कम करना है, साथ में रोजगार के ऊपर सरकारों से, अपने नेताओं से बात करनी है, ठीक है। आगे देखिए, इन सभी कामों में मजदूर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये काम में मजदूर की आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव में कृषि कार्य साल के कुछ ही महीनों में होता है। अतः गांव में कृषि कार्य, किसान का जो खेती का काम होता है वह कुछ ही महीने होता है। अतः बाकी के महीनों में बेरोजगारी से बचने के लिए वे काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं। बाकी महीनों में जितना महीना तक खेतों में काम होता है, उतना महीने तक घरों में रहते हैं, फिर वे बाहर चले जाते हैं काम की खोज की तलाश में शहरों की ओर। कभी कभी अपने या अन्य गांव में संचालित ईंट भट्ठों में भी काम की तलाश करते हैं, वे ईंट के भट्ठों में भी काम किया करते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान समय में खेतीहर मजदूरों में भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ी है। अब पहले तो बिल्कुल ही जो इस वर्ग के किसान जो होते थे, वे बिल्कुल ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब थोड़ा जागरूकता जगी है और वे भी अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं, देखिए फोटो में खेत में काम करता मजदूर दिख रहा है आपको, कटाई कर रहा है, ठीक है ना। और नीचे देखिए, यहाँ पर ईंट भट्ठों में काम करते हुए मजदूर है ना। चलते हैं, ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य। प्रायः हर गांव में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे, ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य कौन होते हैं, जैसे कि देखिए, प्रायः आपको ये नॉर्मल है कि हर गांव में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके ज़्यादातर सदस्य खास तरह के ही काम करते हैं। जिनके ज़्यादातर जो लोग होते हैं वे खास तरह के काम करते हैं। कुछ खेती में काम आने वाले लोहे के औजार, जैसे कि हंसुआ, खुरपी, कुदाल,
एवं कुल्हाड़ी बनाते हैं, कुछ खास तरह के काम करते हैं। ठीक है। वहीं कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे कि घड़ा, गिलास, सुराही, दीपक आदि प्राचीन काल में आदि बनाते हैं। ठीक ना। प्राचीन काल में ये समुदाय किसानों को इन वस्तुओं की आपूर्ति करते थे तथा बदले में इन्हें अनाज मिल जाता था, क्योंकि ये तो सारा दिन तो यही कार्य करते रहते रह जाते थे, ये तो खेती नहीं कर पाते थे। तो क्या करते थे, जो किसान होते थे इनसे जो सामान लेते थे उसके बदले में अनाज दे दिया करते थे। ठीक ना। तो इनका जीवन यापन चला जाता था। इसके अलावा कुछ परिवारों के लोग लड़कियों को काम में परंपरागत होते थे। देखिए क्या हो रहा है, इसके अलावा कुछ परिवारों के लोग लकड़ियों के काम में, ठीक ना, लड़कियों नहीं है, लकड़ियों के काम में परंपरागत होते थे। ठीक है। होते हैं भी अभी भी। देखिए फर्नीचर वाला जो काम होता है, जो लकड़ियों से मतलब चौकी बनाना, टेबल बनाना, ठीक है ना, खिड़की बनाना, बहुत से कार्य, ठीक है, सोफा बनाना, ये लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजा तथा खिड़की आदि बनाते हैं। वहीं कुछ परिवार के सदस्य लोगों के बाल दाढ़ी बनाने का काम करते हैं और तथा कुछ परिवार के लोग कपड़ा धोने और इस्त्री करने का काम करते हैं, कुछ खास तरह का काम करते थे, है ना। अब समझ पा रहे होंगे। चूंकि गांव में इन लोगों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती है, इसके कारण ये शहर या कस्बों में सैलून, ड्राई क्लीनर तथा फर्नीचर बनाने के कारखानों में काम करते हैं। ठीक है। इन्हें गांव में उतना ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाता है जीवन यापन करने के लिए, जिसके कारण ये क्या करते हैं, शहरों में या कस्बों में वे सैलून, ये सब सैलून का काम, ड्राई क्लीनर या फर्नीचर बनाने के कारखानों में काम करते हैं। कुछ लोगों की शहरों में अपनी परंपरागत दुकानें भी हैं। अपनी परंपरागत मतलब पहले से पूर्वजों से ही चलता आ रहा दुकानें भी है। ठीक है। कुछ लोगों का गांव के दुकानदार के बारे में पढ़ते हैं। गांव के दुकानदार आपको आप नॉर्मली हर गांव में कई दुकान मिल जाएंगी। ये दुकानें प्रायः गांव के ही लोगों की होती है। ठीक ना। वे गांव के ही लोगों की होती है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि अनाज, साबुन, तेल, मसाला, बिस्कुट, माचिस तथा दालें आदि इन दुकानों में पर मिल जाती है। आज गांव के प्रायः हर गांव में मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा टेलीविजन आदि मिलते हैं। अतः इन वस्तुओं के मरम्मत की दुकान भी गांव में ही होने लगी है। ठीक। गांव के लोग इन दुकानों पर वस्तुएं खरीदने तथा सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं। वे वस्तुओं को नगद या उधार खरीद सकते हैं। ठीक है। समझ पा रहे हैं। हाँ। केस अध्ययन, नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविका। नेतरहाट की जो गांव है वो उन लोगों की जीविका क्या है उसके समझते हैं, क्योंकि जान रहे हैं ये तो पर्यटन स्थल भी है। वहाँ नेतरहाट में बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, विदेश तक के लोग आते हैं घूमने। तो समझ सकते हैं कि वहाँ का क्या होता होगा, वहाँ का आजीविका, लोगों का जीने का तरीका। ठीक ना। झारखंड के लातेहार जिले के महुआ टांड प्रखंड में एक गांव है नेतरहाट। ये लातेहार जिला में है। ठीक है। नेतरहाट यह चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा है। इसे झारखंड का कश्मीर व छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। यहाँ राज्य का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय अवस्थित है। यहाँ राज्य का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है। ठीक ना। क्या है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है। ठीक। राशन की दुकान आप देख पा रहे होंगे चित्र में, है ना। यहाँ के लोग की प्रमुख आजीविका कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ अनाज में चावल, गेहूं, मकई और मड़ुआ, दलहन में अरहर, उड़द आदि एवं तिल, असली सोयाबीन आदि के फसलों को उगाया जाता है। यहाँ के किसान सब्जियों की भी क्या करते हैं, देख पा रहे हो ये नेतरहाट का आवासीय विद्यालय का चित्र दिख रहा है आपको। यहाँ के किसान सब्जियों को भी क्या करते हैं,
सब्जियों का भी खेती करते हैं। तो इसके पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। इस विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक, यहाँ 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पर होता है। इस विद्यालय में 10+2 स्तर तक की पढ़ाई होती है। शिक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी है। इस विद्यालय ने देश को कई उच्चाधिकारी प्रदान किया है। यहाँ से बहुत से बड़े बड़े पद पर लोग पढ़ाई करके जा चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बरसाती आलू उगाया जाता है। कहाँ पर? नेतरहाट के आसपास के गांव में बरसाती आलू उगाया जाता है। ठीक ना, लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बागवानी पर निर्भर करते हैं। यहाँ के खास बात यह है कि बरसाती आलू, समझ रहे हैं, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया है तो वहाँ तो जल का भराव नहीं होता होगा, जल नहीं भरता होगा, तो वे बरसात में जो खेती करते होंगे बिल्कुल महंगा ऊंचे दामों में बेचते होंगे, है ना। यहाँ नाशपाती और आम के कई बागान हैं। यहाँ की नाशपाती शहरों में बेची जाती है। इसके अलावा आम के भी कुछ बागान मिलते हैं। ठीक ना, खेती के अलावा यहाँ के लोग बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मुर्गी पालन जैसे कार्यों में भी संलग्न हैं, मतलब लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि के कार्य भी होते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की अनेक छोटी एवं मंझली किस्मों के दुकान यहाँ है। ठीक ना, दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती है उनकी दुकानें भी यहाँ हैं, या तो छोटी दुकान भी है, बड़ी दुकान भी है, जहाँ दैनिक जीवन के लिए उपयोग वस्तु एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त वस्तु, मतलब कृषि कार्य में जो यूज किए जाने वाले वस्तु भी मिलते हैं उन दुकानों में, जैसे कि खाद, बीज एवं कीटनाशी दवाएं मिलती है, तथा भवन निर्माण सामग्री है, जैसे कि छड़, सीमेंट आदि, ये सब की भी दुकान बिकती है। ठीक, नेतरहाट में शिक्षक, नर्स, नाई, बढ़ई, साइकिल मरम्मत करने वाले और लोहार आदि अपनी सेवाएं देती हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ कुछ लोग खेतीहर मजदूर भी हैं। खेतीहर मजदूर किसे कहा जाता है? जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है, केवल उनके पास रहने के लिए घर केवल होता है, जो गांव के बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं, लेकिन वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण पास के शहर में जाकर मजदूरी एवं छोटे बड़े वाहन चलाने का काम करते हैं। गांव के कुछ लोग पास के बॉक्साइट खदान, जैसे कि बिमरला, कुंजाम पाट, चौड़ा पाट आदि के खनन मजदूर के रूप में काम करते हैं। नेतरहाट गांव के कुछ भूमिहीन लोग, मतलब भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन नहीं होता है, वन्य उत्पादों जैसे कि जलावन की लकड़ी, वन्य उत्पादन मतलब जंगल से जो मिलते हैं चीज़ें, जलावन की लकड़ी, चारा, दातून, पत्ते तथा जड़ी बूटी आदि पर अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक, वहीं कुछ लोग वन, तुलसी के बीजों को एकत्र कर बाजार में बेचते हैं। ठीक, ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है कि नेतरहाट गांव के पास संबंधित बॉक्साइड खदान में कार्य करते हुए मजदूर दिख रहे होंगे आपको, है ना। शहरी आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ग्रामीण आजीविका के बारे में पढ़ लिए। ठीक, गांव के लोगों का जीवन यापन करने का कैसा तरीका होता है, क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब शहर के लोगों का जीवन यापन करने का क्या तरीका होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक, तो देखिए, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर एवं कई महानगर हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे प्रत्येक महानगर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये जो महानगर हैं इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के काम धंधे करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शहरों में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। शहरों में विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों की आजीविकाएं अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग काम करते हैं, धंधे करते हैं। ठीक है, फुटपाथ वाले व्यापारी क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे।
फुटपाथ व्यापारी, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक ना, चित्र में देख पा रहे होंगे फुटपाथ में जो व्यापारी हैं ऐसे होते हैं फुटपाथ में वाले व्यापारी। ठीक, फुटपाथ व्यापारी क्या होते हैं देखिए, शहर में कई लोग सड़कों के किनारे या फुटपाथों पर तरह तरह के वस्तुओं को बेचते हैं। ऐसे लोगों को अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है, खुद ही संभालना पड़ता है। वे माल खरीदने एवं दुकान लगाने की योजना स्वयं बनाते हैं। उनकी दुकानें अस्थाई होती है, मतलब अस्थाई, मतलब फिक्स नहीं है कि यही जगह रहेगा, कल कहीं होगा कल कहीं होगा, ठीक है। अस्थाई, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। कभी कभी तो नाली के ऊपर बांस की पटरियां बिछाकर तथा उस पर गत्ते या पुराने अखबार अखबार मतलब पेपर फैलाकर दुकानें लगाई जाती है। समझ रहे हैं ना कितनी दयनीय स्थिति होती है। धूप और बारिश से बचने के लिए खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक की सीट चढ़ाया जाता है। ठेले वाले सड़कों पर जो खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर उनके घर पर ही तैयार होता है, घर पर ही तैयार करके वे ले आते हैं। और कुछ ठेले वाले गली गली घूम कर साग सब्जी फल प्लास्टिक का सामान बाल्टी मग जैसे कि मसाले इत्यादि बेचते हैं। समझ रहे हैं ना जीविकोपार्जन कितना समस्या है। ठीक, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों में पर सामान बेचते हैं। इनके कार्यों से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यातायात की जो गाड़ियों की जाम लग सकती है ऐसी होती है, ठीक है। क्योंकि लोग खाने को उतरते हैं अपना गाड़ी को साइड में खड़ा करेंगे तो ऐसा में गाड़ी भी भर जाता है और लोग भी उतर जाते हैं तो ऐसा में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अतः पुलिस कभी भी उन्हें दुकान हटाने को कह देती है, इसीलिए अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि वही जगह रहेगा। उनके पास अपनी इस आजीविका की कोई सुरक्षा नहीं होती है, कोई सुरक्षा नहीं है ये जीविका की, कल है तो कल नहीं है, ठीक। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है ना, जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि उस पर अब सरकार भी क्या कर रही है, विचार कर रही है, ठीक ना, कानूनों को बदलने का। कानून में बदलाव आने पर उनके पास जीवन यापन हेतु काम करने की जगह होगी और शहर में लोगों का आवागमन एवं यातायात के सुगम रूप में हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं तथा उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। एक ऐसा एरिया होगा साइड कहीं एक जगह ऐसा एरिया होगा फुटपाथ वाला एरिया कि वहाँ वही ठेला लगा सकते हैं और वहाँ आ जा सकते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और हो ही रहा है। थोक एवं खुदरा व्यापारी क्या होता है, थोक और खुदरा, ठीक ना। शहरों में कई छोटी एवं बड़ी दुकानें होती हैं, आप देख रहे होंगे। इनमें से कुछ खुदरा व्यापारी एवं कुछ थोक व्यापारी होते हैं। इन दुकानों में कई तरह के वस्तुएं जैसे कि कपड़े जूते चप्पल बर्तन मिठाई खिलौने दवा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं जो भी बिजली से चलने वाली जितनी भी सामान होती है, फ्रिज टेलीविज़न वॉशिंग मशीन माइक्रोवेल ओवन आदि बिजली का सामान जैसे कि इस्त्री तार बल्ब आदि। भवन निर्माण का सामग्री छड़ सीमेंट पेंट समोसन आदि इत्यादि खरीदी व बेची जाती है, खरीदी भी जाती है और अगर थोक में लिया है ज़्यादा मात्रा में लिया है तो उसे बेचा भी जाता है, ठीक। इसके अलावा ग्रोसरी की यहाँ पर चित्र में देख लीजिए क्या क्या है, खुदरा सामान है। यहाँ पर आप खुदरा सामान देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोक सामान देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके अलावा ग्रोसरी की वस्तुएं जैसे कि चावल दाल चना तेल मसाले की थोक एवं खुदरा दुकानें भी मिलती है जहां इन वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। शहरों का यह तबका भी स्वरोजगार से जुड़ा है ना। ललना एक रिक्शा वाला है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
मैं चतरा जिले के एक गांव में 2 साल पहले रांची काम धंधे की तलाश में आया था। ये एक चतरा का रहने वाला है, चतरा का एक गांव का रहने वाला है जो कि 2 साल पहले रांची काम धंधे की तलाश में आया हुआ था, ठीक है ना। मैं भूमिहीन हूँ, मतलब उसके पास जमीन बिल्कुल नहीं है और गांव में नियमित काम मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, नियम अनुसार नहीं मिलता है। आर्थिक संकट को देखते हुए मुझे गांव छोड़ना पड़ा। यहाँ समझ रहे हैं ना झारखंड का स्थिति क्या है, ठीक। यहाँ आकर मैं अपने गांव के लोगों से मिला जो शहर में रहते रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो किराया पर रिक्शा चलवाता था। मैं भी किराए पर रिक्शा लेकर चलाने लगा, ठीक है ना। ठीक। मैं सुबह छः से रात 8 बजे तक शहर में विभिन्न सड़कों, मतलब अलग अलग रास्तों में पर रिक्शा चलाता हूँ। प्रतिदिन मुझे 100 से 150 रुपये की आमदनी हो जाती है। समझ रहे हैं, बेचारा इतना ज़्यादा समय दे करके बहुत कम आमदनी कर पाता है, जिसमें से 50 रुपये रिक्शे का किराया देना पड़ जाता है। देखिए, अब 100 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये दे दे रहा है रिक्शा वाले को, किराया दे दे रहा है। शेष बची राशि में से कुछ राशि को घर बेच देता हूँ, ठीक, और अपना भी खाना देखना पड़ता होगा, जिससे परिवार का गुजारा होता है। कभी कभार मेरी पत्नी खेतों में मजदूरी करके या किसी के घर में काम करके थोड़ा बहुत काम कमा लेती है। समझ रहे हैं ना। जिस दिन बीमार पड़ जाने के कारण रिक्शा नहीं चला पाता, उस दिन कोई कमाई नहीं होती है। समझ रहे हैं भाइयों, रिक्शा वाले का सबसे ज़्यादा आप इज्जत कीजिएगा, ठीक ना। कभी भी 10 रुपया 5 रुपये के चलते लड़ाई मत कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे वे भूमिहीन होते हैं, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है, तभी वे शहर में आकर के रिक्शा चलाया करते हैं, ठीक ना। यदि एक दिन बीमार हो जाते हैं तो उनके घर वालों को खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है। कोई कमाई नहीं होती है। साल में 2-3 बार ही परिवार से मिलने अपने गांव जा पाता हूँ। साल में 2-3 बार ही अपने गांव जा पाते हैं, ठीक। पेशेवर क्या होते हैं देखिए, या शहर में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मी, डाकिया एवं बीमा कर्मी जैसे पेशेवर की संख्या भी कम नहीं होती है। डॉक्टर भी बहुत हैं, शिक्षक भी बहुत हैं, वकील भी बहुत हैं, बैंक कर्मी भी बहुत हैं, ये सब भी बहुत हैं। ये समाज के लोगों को अपने तरीकों से क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, ठीक। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर लोगों को उनकी बीमारी की अवस्था में इलाज करते हैं। वकील लोगों को कानूनी सलाह देते हैं। डाकिया चिट्ठी या अन्य डाक सामग्री लोगों तक पहुंचाते हैं तथा बीमा कर्मी अपनी कंपनी के द्वारा जारी विभिन्न बीमाओं के बारे में लोगों को बताते हैं एवं उन्हें बीमा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। शहरी समुदाय के शिक्षक, डॉक्टर, वकील जैसे पेशेवर या तो कहीं अस्थायी वेतन पर नियोजित होते हैं, मतलब कहीं काम करते हैं, ठीक ना, या फिर स्वनियोजित होते हैं, या तो फिर अपना प्राइवेट वाला भी खोलते हैं, ठीक ना, प्राइवेट वाला भी अपना भी चलाते हैं, ठीक। शहरों में आपको बैंकों की कई शाखाएं मिल जाएगी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक का कई ब्रांच मिल जाएगा आपको शहरों में, ठीक ना। वैसे तो गांव में अब होने लगा है, ठीक। कई शाखाएं मिल जाएगी, वैसे गांव में ज़्यादातर नहीं होती है, ठीक। मिल जाएगी। यहाँ के कार्यरत बैंक कर्मी लोगों को विभिन्न तरीकों से मदद करते हैं। यहाँ जो बैंक कर्मी होते हैं, बैंक में जो काम करने वाले होते हैं, वे भी लोगों को बहुत मदद करते हैं, ठीक। रुपए को बैंक में जमा करना, बैंक से रुपए निकालना तथा जरूरतमंदों को ऋण देना एवं एक जगह से दूसरे जगह रुपए भेजने के कामों में ये कर्मी हमारी मदद करते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नौकरी पेशा लोग। अब नौकरी पेशा लोगों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, शहरों में रहने वाले लोगों में नौकरी पेशा लोगों की संख्या काफ़ी होती है, ठीक। ये फैक्ट्रियों, कार्यालयों तथा बड़ी बड़ी दुकानों आदि में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ अस्थाई मतलब परमानेंट होते हैं एवं नियमित तथा कुछ अस्थाई कर्मचारी होते हैं, मतलब उसका फिक्स नहीं होता है कि कब वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक ना, अपने नौकरी से।
अस्थायी कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलती है। वेतन के साथ साथ और दूसरा लाभ भी मिलता है, जैसे सप्ताह में 1 या 2 दिन या त्योहारों में के समय छुट्टी मिलती है, ठीक ना? चिकित्सा मतलब मेडिकल का जो फैसिलिटी मिलता है, कुछ बीमारी हो जाता है तो उन्हें मुफ्त में मुफ्त में दवा मिल जाती है और इलाज हो जाता है। चिकित्सा सुविधा तथा भविष्य के लिए बचत की सुविधा आदि होती है। कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिन में एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता है। यह जगहों जैसे यह अन्य जगहों जैसे कि फैक्ट्रियों, बड़ी दुकानों आदि में कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, जैसे कि छुट्टियों की सुविधा। छुट्टी तो होती है लेकिन ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है। फिर आपको चिकित्सा की सुविधा और भविष्य की बचत के लिए ये सब सुविधा उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, प्राइवेट वालों में। उनकी नौकरियां प्रायः असुरक्षित होती है, सुरक्षित नहीं होती है, कभी भी वे हटा भी दिए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम पर लगाया जाता है, ठीक। देख पा रहे होंगे यहाँ दिहाड़ी मजदूर आपको देख रहे हैं। काम के इंतजार में बैठे मजदूर, यदि काम मिलेगा तो इनके घर में भोजन बनेगा या कल का भोजन बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं ना? अनियमित मजदूर। अनियमित मजदूर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शहर के चौक चौराहों पर बहुत सारे महिलाएं एवं पुरुष हाथ में कुदाल गैंता लेकर समूह में सड़क के किनारे खड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? अनियमित मजदूर कहते हैं, ठीक। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री होते हैं। कुछ बन रहे मकानों पर मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों ट्रैक्टरों में सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। कुछ लोग पानी की पाइप और टेलीफोन की लाइन के लिए खुदाई करते हैं। ये सभी काम की तलाश में प्रतिदिन शहरों में जाते हैं, जहाँ काम करने वाले लोग मजदूर की दर तय करते हैं, मतलब दाम तय करते हैं कि आपको इतना दिया जाएगा। करने के बाद इन्हें काम पर लगाते हैं। जैसे कि पहले पूछा जाता है कि मैं आपको इतना देना चाहता हूँ, क्या आप काम करना चाहते हैं? तो वो फिर राजी होते हैं, तब काम में लगाया जाता है। कई बार ऐसे मजदूर को काम नहीं मिलने पर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, ठीक। बाल मजदूर क्या होते हैं? हम देखते हैं कि हमारे परिवेश में बहुत सारे बच्चे, परिवेश मतलब हमारे चारों ओर परिवेश में बहुत सारे बच्चे कई रोजगारों से जुड़े हुए हैं, कई काम करते हैं, ठीक ना। जैसे बीड़ी बीड़ी पत्ता उद्योग में, ठीक, ईंटा भट्ठा, होटल आदि में। इन सभी में जाने अनजाने माता पिता अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या। तो क्या करते हैं? जाने अनजाने में माता पिता अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए सही नहीं होता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अब बच्चे से ही यदि आप उसे फैक्ट्री में केमिकल वाले फैक्ट्री में काम करने भेज दीजिएगा, या आप गलत जगहों में जहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, तो बच्चे का सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब वाहन चालक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाने वाले के बारे में। शहरों में कई लोग बड़ी एवं छोटी वाहनों के चालक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अपने वाहन कुछ किराया के वाहन में, इसमें से कुछ लोग अपने वाहन में और कुछ लोग किराया के वाहन में, तथा कुछ उद्योगपतियों या कुछ पेशेवर की गाड़ियां चलाते हैं, ठीक ना। इनमें से कुछ लोग मासिक वेतन पर नियोजित होते हैं, मासिक वेतन पर बंधे होते हैं, ठीक ना। हर माह उसे पैसा मिलता है। अब तथा कुछ दैनिक मजदूर पर वाहन चलाते हैं, एक दिन के लिए चला देते हैं, इस टाइप से भी करते हैं। इन चालकों में रिक्शा चालकों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। इन चालकों में रिक्शा चालकों की स्थिति अच्छी नहीं होती है उतनी, ठीक। वाहन चलाता चालक। कॉल सेंटर रोजगार का उभरता क्षेत्र। अभी कॉल सेंटर में बहुत से लोगों को जॉब दिया जा रहा है, ठीक।
नगरों एवं महानगरों में कॉल सेंटर रोजगार के नए केंद्र खुले हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है जहां एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं मतलब काम करने वाले लोगों को की समस्याओं को, उपभोक्ताओं मतलब जो सामान यूज करते हैं, मान के चलिए कोई सिम हम लिए, उस सिम को हम यूज कर रहे हैं तो हम हो गए उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, यूज करने वाला। तो उपभोक्ताओं को की समस्याओं को क्या करना पड़ता है, एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित जानकारी दी जाती है। ठीक है, इससे अलग अलग खाने बने रहते हैं, देख रहे हैं अलग अलग खाने बने रहते हैं, जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगा रहता है। ठीक, भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। ठीक, विदेशी कंपनियां के आकर्षण के कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं, है ना। विदेशी का यहाँ आना इसलिए है क्योंकि यहाँ कम वेतन में अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाते हैं। ठीक, या कम वेतन में लोग मिल जाते हैं। जानने योग्य बातें क्या क्या है। भूमिहीन को क्या कहते हैं, लैंडलेस इंग्लिश में। कर्ज को डेब्ट, पेशा को प्रोफेशन, आवासीय को रेसिडेंशियल, कृषि को एग्रीकल्चर, मजदूर को लेबर, आजीविका को लाइवलीहुड, व्यापारी को बिजनेसमैन। पेशा किसको कहते हैं, प्राथमिक पेशा कृषि। पेशा क्या क्या होता है, प्राथमिक पेशा कृषि होता है, पशुपालन होता है, डेयरी मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन होता है, खनन इत्यादि। द्वितीय पेशा क्या होता है, दूसरी पेशा। प्राथमिक पेशा तो ये सब हो गया। द्वितीय पेशा वस्त्र निर्माण करना, लोहे की औजार बनाना, औजार निर्माण और फर्नीचर बनाना। तृतीयक पेशा क्या होता है, पढ़ाना, बैंक सेवा और चिकित्सा सेवा, डाक सेवा इत्यादि ये तृतीयक सेवा में आते हैं। प्राथमिक सेवा, द्वितीय सेवा और तृतीयक सेवा को आप समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न अभ्यास, आइए जानें। ग्रामीणों का मुख्य पेशा क्या होता है, कृषि, खेती करना। ठीक ना। भूमिहीन ग्रामीण जो, देखिए क्वेश्चन आंसर सारा बनाया गया है, सारा मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा मिल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। ग्रामीणों का मुख्य पेशा क्या होता है, खेती करना, कृषि करना। भूमिहीन जो होते हैं ग्रामीण, जो दूसरों के जमीन पर काम करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दूसरे की जमीन पर जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनियमित मजदूर कहा जाता है, खेतीहर मजदूर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, खेतीहर मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, खाली स्थान अपने परिवार का भरण पोषण मात्र के लिए फसलों को उपजाते हैं। कौन अपने परिवार के लिए, किसान अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए फसलों को उपजाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत में शहरों की संख्या खाली स्थान से अधिक है। शहरों की संख्या क्या से अधिक है, शहरों की संख्या गांवों से अधिक है ना। भारत में शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, गांवों से अधिक है, ये हो गया यहाँ पर। खाली स्थान कर्मचारियों की नौकरियां असुरक्षित होती है। कौन से कर्मचारियों का नौकरियां असुरक्षित होती है, जो प्राइवेट वाले होते हैं, है ना। ठीक, अस्थायी कर्मचारियों का। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, शहरी क्षेत्रों में लोगों की किन्हीं 5 आजीविकाओं को लिखिए। शहर के क्षेत्र
क्या क्या कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो 5 आपको कार्य लिखना है। ठीक, तो क्या क्या करते हैं शहरों में आप जान पा रहे होंगे। दुकानदारी करते हैं, कार्यालयों में नौकरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ पर कुछ सामान बेचते हैं, है ना। आगे क्या प्रश्न है, आजीविका, आजीविका किसे कहते हैं। ठीक, तो जीवन यापन करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसी को आजीविका करते हैं। ठीक ना, जीविका का अर्थ है जीविको, जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्य या व्यवसाय, बिजनेस, जिसे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता, जो मूलभूत जो जरूरी सामान जो होता है जीवन चलाने के लिए, जैसे कि चावल, दाल, आटा, खाना पीना, तेल, सब्जी, राशन को पूरा करता है। ठीक, कपड़े, जूता, चप्पल, ये सब। अस्थायी कर्मचारी को वेतन के अलावा किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है। उन्हें चिकित्सा का लाभ मिलता है, छुट्टी का लाभ मिलता है और भविष्य की बचत की भी लाभ मिलती है। ठीक ना, खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं खेतीहर मजदूर, क्योंकि हर मौसम, हर साल के पूरे महीने में तो खेती नहीं होती है, तो जिन महीनों में खेती नहीं होती है उन महीनों में वे पलायन कर जाते हैं शहरों की ओर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक अस्थायी और नियमित नौकरी अस्थायी एवं अनियमित नौकरी से किस प्रकार भिन्न है। अस्थायी नौकरी में क्या होता है, आपको हर तरह का सुविधा मिलता है और आपको सुरक्षा भी मिलता है कि आपको जॉब नहीं जाएगा, नौकरी नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको चिकित्सा का सुविधा मिलता है, आपका वेतन मानसिक आ जाता है, आपको कोई चिंता नहीं होता है, साथ में छुट्टियां भी बहुत होती है। ठीक है, और भविष्य की आपको आय की बचत भी कराई जाती है। अस्थायी में क्या होता है कि ना उसे कोई सुविधा मिलता है, साथ में उसका जो नौकरी होता है वो अस्थायी भी नहीं होता है, मतलब असुरक्षित होता है। ठीक, तो ये मैंने लिखवा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है, शहर के लोगों की आजीविकाएं ग्रामीण लोगों की आजीविका से किस प्रकार अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य किया करते हैं। ठीक ना, कृषि कार्य के साथ साथ और भी कुछ कार्य करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे कृषि कार्य ही किया करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, उद्योग, व्यापार आधारित होती है। ठीक है ना, शहरों में वहाँ ज़्यादातर उद्योग होते हैं, व्यापार आधारित होती है, कार्यालय होती है, दुकानदारी होती है, फैक्ट्री सब होते हैं। लेकिन गांव में क्या होती है, ज़्यादातर खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये सब होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है, आइए करके देखें, अपने आसपास के किसी गांव का भ्रमण कीजिए, मतलब किसी गांव में आप घूमिए। ठीक है ना, वहाँ के लोगों की आजीविका, मतलब जीवन यापन करने के लिए वे क्या काम करते हैं पर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। आप तैयार कीजिए। ठीक है ना, सूची बनाइए क्या क्या काम किया करते हैं। पहले क्या कीजिएगा, आप अपने उनकी गांव का नाम लिखिएगा, उनका नाम लिखिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है इधर, गांव का नाम और स्थान लिखिएगा। ठीक है, क्या उनका काम है उसको लिखिएगा। ठीक है, और उनका काम कैसे वे करते हैं वो लिखिएगा, काम का नाम लिखिएगा, फिर काम कैसे किया जाता है उसको लिखिएगा, क्या क्या चुनौतियाँ आती है वो लिखिएगा। फिर आजीविका पर प्रभाव डालने वाले कारक क्या क्या हैं, क्या क्या प्रभाव होती है, और कुछ सुझाव भी दे दीजिएगा यदि आपको लगेगा तो। ठीक, दूसरा, सेम वैसे ही करना है आपको शहर क्षेत्रों में भी जा करके, आपके राज्य के किसी शहर का भ्रमण कीजिए, वहाँ के लोगों की आजीविका पर एक परियोजना कार्य तैयार कर लीजिए और फिर आप सुझाव भी दीजिए, है ना। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ, आप बने रहिए। ठीक ना, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने
घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है?